हेलो और इस खास वजाहती पेशकश में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो अक्सर लोगों को शुरू में थोड़ा खौफजदा कर देता है। जर्मन ज़बान का सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी जुमले की साख्त। आम तौर पर नई ज़बान सीखते वक्त ग्रामर एक बिखरा हुआ और मुश्किल निज़ाम लगता है, लेकिन सच तो यह है कि जर्मन सिंटैक्स किसी अजीब या बेतरतीब रूल बुक का नाम नहीं है। इसे एक बेहद लॉजिकल आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह समझें। ये एक ऐसी इमारत है जहां हर ईंट, हर लफ्ज़ की एक मखसूस और तयशुदा जगह होती है। जब एक बार ये बुनियादी निज़ाम समझ आ जाए तो लगता है जैसे किसी बड़ी पजल का हर हिस्सा बिल्कुल अपनी सही जगह पर फिट हो गया हो। तो चलिए आज एक जर्मन लैंग्वेज टीचर की नज़र से इन असूलों को समझते हैं। आज का हमारा सफर इन 5 अहम मनाजिल से गुजरेगा। पहले द फाउंडेशन, फिर द गोल्डन रूल यानी पोजीशन 2, उसके बाद एक्सपेंडिंग जिसमें टाइम, मैनर और प्लेस आएंगे। चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट ऑर्डर एंड निगेशन और आखिर में द सबऑर्डिनेट क्लॉज ट्विस्ट। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। बुनियाद यानी सब्जेक्ट और वर्ब। किसी भी जुमले को बनाने की एब्सोल्युटली मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? सिर्फ 2 चीजें, एक सब्जेक्ट और एक एक्शन यानी वर्ब। हर जुमले में एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। जैसे इश्के है यानी मैं जाता हूं। अब आइए एक टीचर और स्टूडेंट की तरह एक छोटी सी जहनी मश्क करते हैं। फर्ज करें एक सादा सा मंजर है, एक शख्स कॉफी पी रहा है। यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब क्या होंगे? और क्या इसी तरह हम डेली एक्शंस को इस्तेमाल करके सादा जुमले बना सकते हैं? बिल्कुल, बस एक सब्जेक्ट उठाएं, एक वर्ब लगाएं और बुनियाद तैयार है। अब इस टेबल को देखिए, ये बताता है कि सब्जेक्ट किस तरह सख्ती से वर्ब की एंडिंग का फैसला करता है। ये एक परफेक्ट मैथमेटिकल असूल है। अगर सब्जेक्ट इच है तो गेहन के आखिर में ई लगकर वो गेहे बन जाता है। अगर सब्जेक्ट डू है तो एंडिंग एस टी हो जाती है। एर, जी या एस के साथ एंडिंग टी हो जाती है। आइए एक एक्सरसाइज करते हैं। 5 आम जर्मन वर्ब्स जहन में लाएं, जैसे ट्रिंकन, एसन, स्पीलन, माखन और लर्नन, और उन्हें इस टेबल के मुताबिक कॉन्जुगेट करके देखें। यह निज़ाम पूरी जबान में रिमार्केबली कंसिस्टेंट रहता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सुनहरा असूल, दूसरी पोजीशन। यहां तारुफ होता है रूल ऑफ द किंग का। कॉन्जुगेटेड वर्ब दरअसल एक जिद्दी बादशाह की तरह होता है। यह बादशाह इस बात पर जिद करता है कि वो हमेशा पोजीशन 2 के तख्त पर ही बैठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जुमले इश गे अमजामस्टाग अंडेनस्ट्रांड में वर्ब गे है ठीक दूसरे नंबर पर है। अगर वक्त को जोर देने के लिए शुरू में लाया जाए, जैसे अमजामस्टाग गे इश अंडेनस्ट्रांड, तो क्या होगा? वक्त के सामने आने के बावजूद बादशाह अपनी दूसरी जगह से नहीं हिलता। सब्जेक्ट इश को मजबूरन अपनी जगह छोड़नी पड़ती है और वो वर्ब के बाद यानी तीसरी पोजीशन पर चला जाता है ना दिलचस्प? लेकिन यहां एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। जरा सोचिए, जब एक आम स्टेटमेंट को किसी यस या नो वाले सवाल में तब्दील करना हो तो इस किंग यानी वर्ब का क्या होता है? क्या वो अब भी अपने दूसरी पोजीशन के तख्त पर चिपका रहता है? जवाब है नहीं। एक यस नो क्वेश्चन में ये बादशाह आखिरकार अपना तख्त छोड़ देता है। एक सादा स्टेटमेंट दु कोम्स्ट आउस इंग्लैंड में वर्ब दूसरी पोजीशन पर है, लेकिन सवाल पूछते ही ये हो गया कोम्स दु आउस इंग्लैंड। वर्ब ने आगे बढ़कर सेंटेंस की बिल्कुल शुरुआत कर दी और सब्जेक्ट दबे पांव उसके पीछे चला गया। एक सिंपल सी हरकत और पूरे जुमले का मकसद ही तब्दील हो गया। तीसरा हिस्सा, वसत देना, वक्त, तरीका और जगह। इंग्लिश और जर्मन के सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा और वाज़ेह फ़र्क है। इंग्लिश में अक्सर वक्त को जुमले के बिल्कुल आखिर में फेंक दिया जाता है, लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं होता। यहाँ अल्फाज को तरतीब देने का एक सख्त अंदरूनी असूल है। जर्मन सिंटैक्स में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद पहले टाइम आता है, उसके बाद मैनर और सबसे आखिर में प्लेस यानी जगह आती है। अब इस स्लाइड को गौर से देखिए क्योंकि ये गेम चेंजर है। टी कमूलो ये दरअसल जर्मन सेंटेंसेस के दरमियानी हिस्से को तरतीब देने का अल्टीमेट चीट कोड है। टी ई यानी टेम्पोरल, वक्त, कब। के ए यानी कॉजल, वजह, क्यों। एम ओ यानी मोडाल, तरीका, कैसे। और एल ओ यानी लोकल, जगह, कहाँ। जब भी जुमले में ढेर सारी तफसीलात शामिल करनी हो, ये फॉर्मूला हर एक चीज को बिल्कुल उसकी सही और लॉजिकल जगह पर फिट कर देता है। इस चीट कोड का जादू इस खूबसूरत सेंटेंस में देखा जा सकता है। Ich fahre morgen wegen des Regens mit dem Auto ins Büro। इसमें ठेकम लोगो की परफेक्ट सीक्वेंस दिखाई गई है। पहले मॉर्गन जो वक्त है, फिर वेगन दिस रेगन्स जो वजह है, फिर mit dem Auto जो तरीका है और आखिर में ins Büro जो जगह है। फर्ज करें कि 5 मिक्स्ड अप अल्फाज मिल जाएं और उन्हें जोड़कर एक सेंटेंस बनाना हो तो इस ब्लूप्रिंट की मदद से एक परफेक्ट और बेऐब जुमला बनाया जा सकता है।
ये बिल्कुल किसी आला दर्जे की आर्किटेक्चर जैसा है। चौथा हिस्सा मफूल की तरतीब और नफ़ी, यानी ऑब्जेक्ट ऑर्डर एंड निगेशन। यहाँ एक इंतहाई हैरानकुन तब्दीली आती है। अगर किसी जुमले में दो नाउन्स हों तो डेटिव यानी जिसे कोई चीज़ मिल रही है जो रिसीवर है वो पहले आता है, और एक्यूजेटिव यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर एक्शन हो रहा है वो बाद में आता है। जैसे दिम किंड einen टेडी बेयर, बच्चे को एक टेडी बेयर दिया। लेकिन अगर इन्हीं नाउन्स को प्रोनाउन से बदल दिया जाए तो रूल बिल्कुल उलट जाता है। एक्यूजेटिव आगे निकलकर डेटिव से पहले आ जाता है। जैसे इहिम इन। अब जरा इनकार यानी नेगेशन की बात करते हैं। लफ्ज निश्ट की पोजीशन का रूल वैसे तो बहुत सीधा है। आमतौर पर यह बिल्कुल उस चीज के आगे बैठता है जिसे इसने नेगेट करना होता है। जैसे किसी खुसूसियत से पहले निश्ट शोन, किसी वक्त की प्रेपोजिशन से पहले निश्ट फॉर 22 ऊर, या किसी मखसूस नाम से पहले निश्ट पॉल। लेकिन द ट्विस्ट इज, जब मकसद पूरे जुमले या असल एक्शन को निशाना बनाना हो तो निश्ट सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में चला जाता है। चलिए इसे एक मिसाल से देखते हैं। लीजा ब्रिंग्ड इरम फादा 10 गेल मॉर्गन। लीजा कल अपने वालिद को पैसे लाएगी। अगर इसे निगेट करना हो तो अक्सर लोग गलती से निश्ट को दरमियान में लगा देते हैं। लेकिन इस गलती को ठीक कैसे किया जाए? असल सेंटेंस होगा लीजा ब्रिंग्ड इरम फादा 10 गेल मॉर्गन निश्ट। यहां निश्ट को जुमले के बिल्कुल आखिर में गिरा दिया गया है। इस एक छोटे से लफ्ज ने एंड में आकर मेन एक्शन और पूरे जुमले की हकीकत को ही तब्दील करके रख दिया है। और अब पांचवा और आखिरी हिस्सा, द सबऑर्डिनेट क्लॉज ट्विस्ट। यहां हमारा तारुफ होता है नेबन जेड से। ये दरअसल एक ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो अकेले स्टैंड नहीं कर सकता। ये पूरी तरह अपने मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है और हमेशा कुछ मखसूस कंजंक्शन से शुरू होता है। पर सबसे हैरानगी इस बात यह है कि ये क्लॉज हमारे अब तक के उस जिद्दी अनमूवेबल वर्ब के साथ क्या करता है। चलिए देखते हैं। मेन क्लॉज इश ऐसे आइन सैंडविच में वर्ब ऐसे पूरी शान से दूसरी पोजीशन पर काबिज है। लेकिन एक नेबन जात्स जैसे वाइल इश हुंगा हाबे में लफ्ज वाइल ने आकर उस जिद्दी बादशाह यानी कॉन्जुगेटेड वर्ब हाबे को उसकी पोजीशन से निकालकर सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में भेज दिया है, बेकार करके एंड पर फेंक दिया। लफ्ज जैसे वाइल, दस, वेन, दा और दामिट ये ऐसे पावरफुल ट्रिगर्स हैं जो फौरन कॉन्जुगेटेड वर्ब को धकेलकर लाइन के बिल्कुल आखिर में ले जाते हैं। जब भी ये अल्फाज सेंटेंस में नजर आएं तो समझ लीजिए कि इनके अंदर एक ट्रिगर मौजूद है जो पूरे सेंटेंस की बनावट को अपने हिसाब से मोड़ देगा। और हाँ, ये एंड पोजीशन वाला असूल सिर्फ नेबन जात्स तक महदूद नहीं है। जब किसी सेंटेंस में एक और वर्ब दाखिल हो जाए, जैसे इन्फिनिटिव या पास्ट पार्टिसिपल, तो वो भी सेंटेंस के आखिर में चला जाता है। सादा जुमला इश लेने डॉइच में सिर्फ एक वर्ब है, लेकिन इश मुश्टे हॉइटे सुहाउजे डॉइच लेनन में मुश्टे दूसरी पोजीशन पर है और लेनन बिल्कुल आखिर में चला गया है, जिससे जुमले के इर्द-गिर्द एक खूबसूरत ब्रैकेट बन जाता है। एक जबरदस्त मश्क ये हो सकती है कि इन्हीं जुमलों को लें और इनके सब्जेक्ट्स को प्लूरल प्रोनाउंस जैसे वियर यानी हम में तब्दील करके उनकी नई शक्ल देखें। अब जबकि इन बुनियादी ब्लॉक्स और वर्ब की पोजीशन का राज फाश हो चुका है, तो अगली कौन सी कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक इमारत तामीर की जाएगी? जर्मन जबान सच में एक बेहद लॉजिकल और खूबसूरत स्ट्रक्चर्ड पजल है। आइए इस सफर के इख्तिताम पर एक छोटा सा टास्क करते हैं। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं और 10 घरेलू अशिया के नाम जर्मन में सोचने की कोशिश करें। फिर उन अल्फाज को आज के सिखाए गए टेका मोलो और वर्ब रूल्स के मुताबिक जुमलों में जोड़ें। ग्रामर की यही लॉजिक दिमाग में क्लियर हो जाए तो कोई भी बात आसानी से बयान की जा सकती है। इस लॉजिक को समझें, उसके मुताबिक चलें और अपना सीखने का ये अमल मजीद शौक से जारी रखें।